हेलो एवरीबॉडी, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पर्सनालिटी की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी है, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज उनके बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे शुरुआती जो नेशनल मूवमेंट थी, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य भी कहा जाता था क्योंकि ये लोगों के बहुत प्रिय लीडर होते थे उस टाइम पे, स्पेशली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र वाला पार्ट है। महाराष्ट्र वाले स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था, बॉम्बे प्रोविंस करता था, तो उसके बहुत ज़्यादा बड़े लीडर थे। ये भी चित पावन ब्राह्मण फैमिली से आते थे, जो कि जिस कास्ट ने काफ़ी ज़्यादा लीडर्स दिए हैं, स्पेशली जब हम बात करें महाराष्ट्र वाले एरिया की। सो इनकी जो बेसिकली इनका जो कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, वो एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म के लिए देखा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट, हमने आज से पहले जितने भी लीडर्स की बात की है वो मॉडरेट फेज के थे। वो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते थे, ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा शक नहीं करते थे और ब्रिटिश के साथ मिल के काम करना चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं थे ब्रिटिश से। ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ को तो क्रिटिसाइज़ करते ही थे, लेकिन ब्रिटिश तौर तरीक़ों को और जिस तरीके से मॉडरेट्स जो थे वो वेस्टर्नाइज्ड होके रहते थे, इन सारी चीज़ों को भी क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इसलिए इनका जो ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, और कहीं ना कहीं रिलीजन में एंशंट इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे रूटेड था। जहाँ हमने बात की है जी के गोखले जी, जस्टिस राणा डे, जो कि लिबरल थे, मॉडर्न थे, वेस्टर्न आइडियाज़ वाले थे काफ़ी ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल आउटलुक वाले लीडर थे। इनकी जो गिनती होती है वो एक तिकड़ी के साथ होती है, डैट इज़ लाल बाल पाल। इन तीनों को एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के एक्सट्रीमिस्ट जो यहाँ पे नेशनलिस्ट थे उनके लीडर्स माना जाता है, तब भी माना जाता था। तो लाल बाल पाल में ये बाल वाला जो पोर्शन है वो इन्हीं को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। लाल मीन्स है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से आते थे। सबसे ज़्यादा नेशनल तो बाय द वे बंगाल से ही हुए हैं, सबसे ज़्यादा रोल उन्होंने ही यहाँ पे प्ले किया है। स्पेशली इनका जो एक स्टाइल था बिफोर गोइंग टू जेल, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। ये ब्रिटिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली उनको क्रिटिसाइज़ करते थे अपने न्यूज़पेपर्स में, अपनी राइटिंग्स में। तो ये इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ करते थे कि इनको फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया। ब्रिटिश को लगता था कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो यहाँ पे अनरेस्ट फैलाने का काम बार बार करते हैं, इसलिए 3 बार इनको जेल में भी डाला गया। ओके, अब इनकी जो मेन एक पॉलिटिकल डिमांड थी वो क्या थी, ये एक्सट्रीमिस्ट बने क्यों, इनका जो तरीका था वो मॉडरेट जो लीडर्स थे उनसे क्यों डिफरेंट था। वो इसलिए था क्योंकि ये चाहते थे कि जो स्वराज है, स्वराज की बात हमने काफ़ी बार मॉडर्न इंडिया कंटेक्स्ट में सुनी है। इसका मतलब है सेल्फ रूल के, मतलब के चाहे सिविल सर्विसेज हों, चाहे गवर्नेंस हो, उसमें गोरे नहीं, उसमें इंडियंस होने चाहिए। तो स्वराज के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं एक आउटसाइड द ब्रिटिश एम्पायर नहीं है, दिस इज़ विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, केवल स्वराज की बात की गई है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि सिर्फ स्वराज से कहीं ना कहीं लिंक हो रखी है बात। तो अपने टाइम के हिसाब से ये एक्सट्रीमिस्ट थे। अब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब आप ये नहीं समझना है कि वॉयलेंस करते थे या फिर वॉयलेंस को प्रमोट करते थे। आजकल का जो एक्सट्रीमिस्ट का जो एक मतलब है वो कहीं ना कहीं हम फंडामेंटलिज्म या फिर वॉयलेंस से रिलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। इनके तौर तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थे, ये थोड़े से एग्रेसिव थे अप्रोच में, लेकिन वॉयलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। दे नेवर प्रमोटेड वॉयलेंस। हालांकि इन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरीज के कुछ एक्ट को डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन एट द एंड इनका स्टैंड यही था कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो तभी बेहतर है। इन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, बहुत फेमस स्लोगन, डैट इज स्वराज्य इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इनके अगर बचपन की बात करें तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे। इनके फादर जो थे
वो एक स्कूल टीचर थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और फिर ये मैं फिर एक बात रिपीट करूँगा कि ये जो लीडर हैं ये भी कहीं ना कहीं कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं। कोंकण जो कि महाराष्ट्र की कोस्टल बेल्ट है, उसने काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किए हैं। सो बहुत प्रॉस्परस फैमिली से कहीं ना कहीं आते थे। इसकी वजह से इनकी जो लीडरशिप थी, इनको जो ग्रूम किया गया वो बहुत ही तगड़े तरीके से किया गया। ये हम बात कर ही चुके हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कहीं ना कहीं आते थे। चिखाली इनका इंसेस्ट्रल विलेज था और बहुत अच्छी रिप्यूटेड फैमिली से थे, जैसे हमने भी बात की कि इनके फादर भी टीचर थे और एक स्कॉलर थे। ओके, अब इनका जो अप्रोच था वो हालांकि ट्रेडिशनल ज़रूर था, लेकिन फिर भी इंग्लिश एजुकेशन की अगर बात करें, वेमेन की एजुकेशन की बात करें, तो काफ़ी चीज़ों को लेके प्रोग्रेसिव भी थे। ऐसा नहीं है कि इनका माइंडसेट टोटली कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वाली साइड पे ही था, ऐसा भी नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इन्होंने और भी कई दिग्गज लीडर्स के साथ मिलकर, जैसे कि विष्णु शास्त्री चिपलूणकर बहुत बड़े लीडर थे अगेन महाराष्ट्र वाली साइड के, इन्होंने काफ़ी स्कूल्स और इस तरीके के काम भी किए हैं। जैसे न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने फाउंड किया 1880 में। बाद में जब स्कूल काफ़ी बड़ा सक्सेस हुआ तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी फाउंड की इन 1884। इसने भी एजुकेशन को प्रमोट करने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम किया, स्पेशली जो उस टाइम के यूथ थे, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन थी, वो बहुत ज़्यादा इंडियंस उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये चाहते थे कि इंडियंस को अगर पॉलिटिकल और नेशनल कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं आगे रखना है तो ये एजुकेशन हासिल करनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया, और अगेन फॉर दी एजुकेशनल पर्पस। तो एजुकेशन की फील्ड में देखें तो काफ़ी तगड़ा इन्होंने काम किया है, जस्ट लाइक अदर लीडर्स जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें कि इनका किस तरीके से रोल रहा है कांग्रेस में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने 1890 में ज्वाइन किया। एंड देन हम एक्सट्रीमिज़म वाली बात तो कर ही चुके हैं कि 1890s में जो 90% से भी ज़्यादा जो लीडर्स थे वो मॉडरेट्स थे, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, वेस्टर्न थे अपने आउटलुक में, अपनी सोच में, और उनकी जो सोच थी वो इनकी सोच से मैच नहीं खाती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स को लेकर, और ये बोलते थे कि आपने कुछ खास जो है वो नहीं किया है जबकि नेशनल एक्टिविटी की बात की जाए तो। 1857 रिवोल्ट के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की और इसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया कि हमें दोबारा से एक ऐसे संघर्ष यहाँ पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इनकी जो एक मोडस ऑपरेंडाई था, जिस तरीके से काम करते थे, उसको त्रिसूत्री बोलते थे, जिसमें स्वदेशी का एलिमेंट आता है, स्वराज का एलिमेंट आता है, और नेशनलिस्ट एजुकेशन का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं आता है। अब स्वराज के साथ स्वदेशी का क्या मतलब है? अब जो ये लीडर्स थे वो भली भांति समझते थे कि ब्रिटिश के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, तो वो चाहते थे कि अगर इंडिया को वाकई में स्वराज चाहिए तो यहाँ पे खुद सेल्फ रिलायंस को कहीं ना कहीं प्रमोट करना होगा, और स्वदेशी और खुद ही चीज़ों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बिल्ड करना होगा। और विदाउट एजुकेशन तो सोसाइटी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये जो त्रिसूत्री की बात की है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, इनका जो मेन रोल देखा जाता है वो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जो कि हुआ तो बंगाल में था, लेकिन उसकी जो झलक थी वो महाराष्ट्र वाली साइड में भी कहीं ना कहीं पाई गई थी। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो ये एक्टिव थे वो 1890s में ही एक्टिव थे। कहीं ना कहीं ये एंशियंट और ट्रेडिशनल आउटलुक को लेकर चलते थे, और वो चाहते थे कि जो महाराष्ट्र का स्पेशली जो लोकलाइज्ड कल्चर है, ओवरऑल इंडिया का बेस्ड ऑन भगवत गीता, हिंदुज़म, रामायण, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो उनको रिवाइव किया जाना चाहिए। तो ये उनकी कहीं ना कहीं सोच थी। इसलिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल भी शुरू किया महाराष्ट्र वाली साइड में, एंड इवन गणपति फेस्टिवल जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें, गणपति फेस्टिवल। तो जैसे हमने पहली बात की है कि इनका जो नेशनलिज्म का जो एक इरादा था, नेशनलिज्म का एक ब्रांड था, वो काफ़ी इमोशनल था और ट्रेडिशनल था, जबकि मॉडरेट्स का बिल्कुल ही ऑपोजिट था। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं।
अगर इनके रिफॉर्मर वाले पक्ष को अगर हम हाईलाइट यहाँ पे करने की कोशिश करें तो इन्होंने विमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, काफ़ी स्कूल्स बनवाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये व्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। इसका क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि हमने जस्टिस राणा डे जी की बात की, हमने बात की गोखले जी की, कि एक प्रोग्रेसिव जो माइंडसेट था कि भाई कास्ट सिस्टम और बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये उन चीज़ों में जो पुरानी जो एक संस्थाएं थी, जो सोशल सिस्टम्स थे, उनमें कहीं ना कहीं विश्वास रखते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में इंटरफेयर करें। ये हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से चलते थे, हालांकि फ्लेक्सिबल ज़रूर थे, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे। ये ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते थे सोसाइटी में, भले इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर विमेन के रिगार्डिंग उनको काफ़ी ज़्यादा लिबरल एजुकेशन और इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये उनके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है इनमें और बाकी लीडर्स में। ओके, और इनका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो है इंडियन होम रूल की फाउंडेशन में। होम रूल जब फाउंड हुआ था वो 1916 में हुआ था। होम रूल लीग, बाय द वे, दैट वाज होम रूल लीग। और उसका पर्पस था कि गांव-गांव तक और सारे के सारे एरियाज तक ये स्वराज का जो एक आइडिया है वो लोगों के मनों में डाल दें। तो ये कहीं ना कहीं मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था बाल गंगाधर तिलक जी का, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी था। होम रूल लीग ने ही वो बेस प्रोवाइड किया जिसके बेस पे महात्मा गांधी ने काफ़ी बाद में मास मूवमेंट्स को अंजाम दिया। तो ये बहुत बड़ा रोल है होम रूल लीग, जो कि 1916 में बनी थी। अब इसमें दो टाइप की होम रूल लीग्स बनी थी, एक एनी बेसेंट जी ने बनाई थी और एक इन्होंने बनाई थी। दोनों अलग अलग अपना ऑपरेट करते थे, लेकिन इनका जो मोटिव था वो सेम ही कहीं ना कहीं था। और महाराष्ट्र वाले एरिया में सेंट्रल प्रोविंसेस, जिसको आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, बेरार, जो कि आज अगेन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक एरिया आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव थे। ओके, 1908 में जब इन्होंने डिफेंड करा खुदीराम बोस को, जिन्होंने दो लेडीज़ को गलती से मार दिया था, वो किसी और को मारना चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज को डिफेंड किया। और जब ये हेट स्पीच देते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तब सेडिशन के चार्जेस इन पे लगा दिए जाते थे, देशद्रोह के, क्योंकि ये अंग्रेज़ी सरकार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते थे। तो इनको मैंडले भेज दिया था जेल में, मैंडले जो कि आज बर्मा में है। तो उसके बाद ये 5-6 साल के बाद जब छूट कर आए 1914 में, तो इनके बीच में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। ये काफ़ी माइल्ड हो गए थे, शरीर से थोड़े कमज़ोर हो गए थे, और इन्होंने ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो स्वराज की बात इन्होंने की, बट कहीं ना कहीं जो एग्रेशन था वो छोड़ दिया था। और बहुत यहाँ पे ताज्जुब की बात होगी कि जब ये अपना केस लड़ रहे थे तो उनका केस कौन हैंडल कर रहा था? डैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना पहले बहुत बड़े इंडियन नेशनलिस्ट थे, बाद में जाके कम्युनलिस्ट बने, इनकी बात हम करेंगे। तो ये इनका भी जिन्ना के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक रिश्ता है वो लीगल तरीके से बना हुआ था। इन्होंने दो अखबारों को यहाँ पे कहीं ना कहीं एडिट किया है, मेहरट्टा जो कि इंग्लिश में था, एंड केसरी इन मराठी, और जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को और काफ़ी वोकल भी थे उन चीज़ों में। बाल गंगाधर तिलक जी की और बात करें तो ये काफ़ी और भी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जब आर्यंस की बात होती थी कि आर्यंस का होम कहाँ था, तो इन्होंने थ्योरी दी थी कि आर्कटिक रीजन से आर्यंस थे वो इंडिया में आए थे। तो आर्कटिक थ्योरी इन्होंने दी थी, और इन्होंने दी ओरियन और श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, ये किताबें भी लिखी हैं। तो ये बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। ओके, तो 1920 में इनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है, और इनकी जो लेगेसी है बाद में महात्मा गांधी ने भी कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया है। लेकिन ये चीज़ आपने अगेन याद रखनी है कि जो जी के गोखले जी थे वो इनके राइवल थे।
क्योंकि इनके तौर तरीके उनको पसंद नहीं थे, उनके तौर तरीके इनको पसंद नहीं थे, क्योंकि गोखले जी यहाँ पे मॉडरेट लीडर थे। और इवन जो महात्मा गांधी थे वो भी बाल गंगाधर तिलक जी की सारी बातों से सहमत नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे महात्मा गांधी को कि आप जो टोटल अहिंसा की बात करते हैं इनको त्याग दीजिए, और बिल्कुल टोटल अहिंसा से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन महात्मा गांधी उनकी इस सोच से कहीं ना कहीं वाकिफ़ नहीं थे। ओके, सो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो आई होप सब चीज़ों को रिवाइज भी करते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।